गाइस, ये रहा क्लास 9 का जो टर्म 2 एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है, सोशल साइंस। और ये आपके लिए लाया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख ही पा रहे होंगे ये जेक द्वारा जो है क्वेश्चंस है। यहाँ पर जितने भी मैं आपको बताऊंगी सोशल साइंस से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पेपर है। आप खुद देख पा रहे होंगे ये क्लास 9 का टर्म 2 एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2022, ठीक है, ध्यान रहे। और मैं बताऊं आपको, यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को तो जानते होंगे, टाइमिंग सारे इसके बारे में। और जो इसका सामान्य निर्देश है, इन्हें पहले पढ़ लीजिए। देखो इसमें क्या दिया, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। पहली बात तो ये, इसमें भी आपका कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 19 रहेगा। और प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और अधिकतम एक वाक्य में दे सकते हो। और प्रत्येक प्रश्न के मान जो है, यानी कि अंक जो है वो 2 निर्धारित की गई है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु प्रश्न उत्तर है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो 50 यानी अधिकतम 50 शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित की गई है। उसके बाद आगे दिया है प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको अधिकतम 150 शब्द में देने होंगे और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित की गई है। सो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 कैटेगराइज में बांटा गया आपका। ओके, सो पहला आपका वेरी शॉर्ट रहेगा, दूसरा आपका थोड़ा सा लॉन्ग जो 50 शब्द में देने होंगे, और सी जो है ये आपको 150 शब्द में देने होंगे। कुल मिला के आपका 19 प्रश्न रहेंगे, यानी कि क्वेश्चंस रहेंगे। और ये आप खुद ही देख लो, ये जैक बोर्ड द्वारा भेजा गया। ओके, और यहाँ से मैं बताऊँ आपको, जो आज का सोशल साइंस क्वेश्चन जो मैं बताऊंगी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और आप उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। यही क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल से तो कर ही लिया होगा। और इसके अलावा मैंने मतलब कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैंने आपको चैप्टर वाइज जो रेडी सिलेबस है उसके आधार पर भी हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर कर देना। यहाँ पर दिया है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। सो सबसे पहले देखो, यहाँ पर धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश आते हैं। सो धुरी शक्ति में कौन कौन सा देश आता है, जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 देश होते हैं जो धुरी शक्ति। नेक्स्ट है स्लीपर से आप क्या समझते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सो स्लीपर क्या है, सो मैं बताऊँ यहाँ पे आपको कि स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक के रखती हैं, इन्हीं को स्लीपर कहा जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड नंबर से क्या बोला, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। तो ये इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यह निर्धनता का संकेतक यानी यह आय एक ऐसा स्तर है जिसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। यानी अपने लिए ठीक से मतलब कि रोजी रोटी कमा पाना बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल हो जाता है, इसी को निर्धनता रेखा कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्रित अनाज को उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से, यानी समाज के सभी जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक निर्धनताओं में वितरित किया जाता है, इसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर में बोला भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी कि अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको 12 अक्टूबर 1993। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हो। सो आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत जो है शामिल किया गया। सो आपको ये चीज़ याद रखना है कि साल 2002 में 86वें संविधान जब संशोधन किया गया था तो उसमें शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 के तहत जो है एक मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आगे वाला आंसर है 6 नंबर का, जिसे यहाँ पर बोला किया गया है। इसे अनुच्छेद कितना में 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। और बात करते हैं अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। सो आंसर हो जाएगा एक बार में केवल कुछ दिन
वर्षा का होना मानसून विराम कहलाता है। जैसे संक्षेप में वर्षा का मध्यावकाश ही मानसून विराम है। तो इसका संबंध मानसून द्रोणी से होता है। सो गाइज यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपको 1 से 7 तक बोला है। इसमें से केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं और 5 प्रश्न के लिए प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स, तो कुल मिला के आपको यहाँ से 10 मार्क्स जो है हासिल होगी अगर आप इस तरह क्वेश्चंस को याद करते हो तो। सेकंड है, यहाँ पर हमें क्या बोला है, लघु उत्तरीय प्रश्न जिनको हमें 50 शब्द में देने होंगे और ये सेक्शन बी है। यहाँ पर भी हमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर ही देने होंगे। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 8 नंबर से आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बोला है नास्ती लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। सो आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर बोला है नास्ती जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। ठीक है, उसके बाद यहूदियों के प्रति नास्तियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसाई मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी मतलब कि अदातन हथियारों और जैसे यहाँ पर दिया सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। आगे यहाँ पर क्या बोला, वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा भी कहा जाता था। ठीक है, सो इसीलिए इनका बुरा हाल हो चुका था। आगे यहाँ पर 9 नंबर, औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ। 2 कारण लिखो। सो पहला आंसर हो जाएगा, उस काल को जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ जिसका मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला तो है, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलें जैसे पटसन हो गया, गन्ना, गेहूँ और कपास का खूब विस्तार किया क्योंकि इनकी खेती अधिक आय प्राप्त होने की संभावना ही रहती थी। दूसरी है, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी इन व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया गया था। आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में बोला शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्यों। सो आंसर हो जाएगा इसका, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं अतः मतलब कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ सबसे ज़्यादा काम होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलोरी भी होती है और शहर के लोग उतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं गाँव की तुलना में, इसीलिए कम कैलोरी लगता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, बोला किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। सो आंसर हो जाएगा निसंदेह भूकंप, यानी क्या क्या आपदा हो सकती है, जैसे निसंदेह भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, फसलों की व्यापक बर्बादी के कारण हुए अकाल जैसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा जो है पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। यदि कोई आपदा जैसे बाढ़ आती है, आपदा में जैसे बाढ़ आती है तो खाद्यान्नों का कुल उत्पादन एवं आपूर्ति पूरी तरह से कम हो जाती है और इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिस इलाके में बाढ़ आई है। दूसरी बात करते हैं, खाद्य की कमी से खाद्यान्नों की कीमतें जो है वो बढ़ते ही जाएगी। कुछ लोग उच्च कीमतों पर खाद्य नहीं खरीद पाते। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है कब, जब ऐसी आपदा अति व्यापक क्षेत्र एवं लंबी अवधि के लिए आती है, यानी कि बहुत विस्तार जगह और कुछ टाइम के लिए यानी कुछ ज़्यादा टाइम के लिए आता है। इससे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यदि यह भूखमरी व्यापक स्तर पर होती है तो अकाल का रूप ले लेती है। अकाल के दौरान भूखमरी की बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में दूषित जल एवं सड़े हुए खाद्य के प्रयोग तथा खाद्य के अभाव में होने वाली कमजोरियों के कारण शारीरिक प्रतिरोध क्षमता में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कमी होने के कारण वो विनाशकारी महामारी फैल जाती है। बस यही रीज़न है इसका। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सो इसका आंसर हो जाएगा, किसी लोकतंत्र के लिए एक ऐसी व्यवस्था अपेक्षित होती है जिसके द्वारा जनता नियमित समयांतराल में अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती है तथा यदि चाहे तो उनको बदल भी सकती है। व्यवस्था यानी यह व्यवस्था चुनाव कहलाती है, इसी को चुनाव कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रतिनिधि लोकतांत्रिक में चुनाव को आवश्यकता समझता है यानी समझा जाता है। पहला यहाँ पे देखो, चुनाव में मतदान बहुत से विकल्प बना सकते हैं। इनमें से कौन कौन सा विकल्प है, पहले वे अपने लिए कानूनों को बनाने वाले का चयन कर सकते हैं। दूसरा, वे सरकार बनाने और मुख्य फैसलों का लेने वाले को चुन सकते हैं अपनी वोटिंग की दृष्टि से। ठीक है,
आगे है वे उस दल को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून निर्माण में मार्गदर्शन बनेंगी। सो ये हो जाएगा चुनाव। ठीक है, आगे है यहाँ पर मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? सो मानव अधिकार क्या है? सो आंसर हो जाएगा मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार है जो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यकता है। मतलब कि इन अधिकारों का उद्भव मानव की यानी कि अंतर्निहित गरिमा से हुआ है। सो आगे यहाँ पर बोला है कि विश्व निकाय ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार और उद्घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखिए। सो उष्णकटिबंधीय मतलब कि पर्णपाती वन क्या है? सो यहाँ पे देखो इसका आंसर। ठीक है, सो इसका आंसर है भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में ही पाई जाती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्तियां गिरा देती है। 6 से 8 सप्ताह के लिए ऐसे पौधे। ठीक है, आगे है जल की उपस्थिति के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे जल की कमी कभी कभी रहती है इसके आधार पर। ठीक है, इनमें से अर्ध या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में यानी पूर्व उत्तरी राज्यों में, हिमालय के जैसे गिरिपथ प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं ऐसे वन। ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं जैसे सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है सागौन पेड़। ठीक है, बांस, साल, शीशम, चंदन, उखेर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है? प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष जो है उस वन में पाए जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन सी, जो कि आपको दीर्घ प्रश्न उत्तर देने होंगे 150 शब्द में, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे अगर एक क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो इनमें केवल आपको 3 प्रश्न ही का हल करना होगा। जैसे यहाँ पर बोला है वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। सो आंसर हो जाएगा वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। ठीक है, ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहले वन की जो समस्या है उसको दूर कैसे कर सकते हैं? वनों के अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध यानी रोक लगाकर क्या कर सकते हैं? वृक्षों की कटाई को रोक सकते हैं। आगे अति चराई पर रोक लगाई जाए। तीसरा है वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्ष रोपण करना आवश्यक है, यानी कि नया पौधा लगाना है उसके जगह पर। आगे है वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। आगे है वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यक है। इसका छठा है कि लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो और इसके लिए पूरक साधनों का यानी कि क्या किया जाए? विकास किया जाए। नेक्स्ट है इसका 7वां नंबर, इसमें क्या बोला है? वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े, बीमारियों, आग आदि से हमें सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे भी वनों को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर है वनों की उपयोगिता और उसके महत्व की जानकारी के लिए जन चेतना व जन जागरण पैदा किया जाए। ठीक है, आगे है किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच गहरा संबंध है। इसका क्या व्याख्या है? कथन का व्याख्या करें। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से शुरू करते हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत की आर्थिक विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। सरकार की वर्तमान निर्धनता विरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और तीसरा है लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। सो पहले यहाँ पर देखो क्या बोला है कि इसके बाद यहाँ पर 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई।
सो ये बराबर सा था दोनों। तो 1950 के दशक में आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1900 दशक के आरंभ में भी वही बना रहा था। ठीक है, 1950 के दशक में जो था 1980 के दशक में भी वही बना रहा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि विश्व में सबसे अधिक रही। मतलब कि समृद्धि दर जो है 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 80 यानी 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गया। यानी कि 3.5 से ये आगे कहाँ, यानी कि 6% के करीब आ चुका था। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए यह स्पष्ट हो जा रहा है कि होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि यानी कि विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच जो घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को, अपने बच्चों को, लड़कियों को जैसे लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास के सृजन अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। तो इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा यानी विकास अपेक्षा बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित होता है। सो अब करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, भारत की चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। सो यहाँ पर देखो, भारत में चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटक है। पहला तो है चुनाव की घोषणा करना। सो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव की प्रक्रिया चुनाव की घोषणा और उसके लिए तिथियां निर्धारित करने से शुरू हो जाती है। तो चुनाव और उसकी तिथियां की घोषणा निर्वाचित आयोग द्वारा की जाती है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर प्रत्याशियों का चयन। तो यहाँ पर बोला चुनाव में सफलता का ध्यान रखकर विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों के चुने जाने का अवसर अधिक होते हैं, इसलिए प्रत्याशी स्वतंत्र होकर खड़े होने का प्रयत्न नहीं करते हैं, स्वतंत्र खड़े होकर होने का। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पर 11 नंबर में क्या बोला, नामांकन पत्र भरना और उनकी जांच, प्रत्याशियों का नाम वापस लेना तथा मतदान पत्रों का छापना। ये क्या है, तो यहाँ पर बोला एक निर्वाचित तिथि तक विभिन्न प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र भरते हैं, तब निर्वाचित आयोग द्वारा उनकी जांच होती है, फिर प्रत्याशियों को अपना नाम वापस लेने का समय दिया जाता है और तब जाकर निर्वाचित आयोग द्वारा मतदान पत्र जो है छापे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं चुनाव चिन्हों का बढ़ना। सो प्रमुख राजनीति दलों के अतिरिक्त चुनाव में खड़े होने वाले छोटे मोटे दलों स्वतंत्र खड़े होने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाते हैं। देखिए, आप चुनाव चिन्ह बांटा नहीं जाएगा तो किसको वोटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए चुनाव चिन्ह बांटा जाता है ताकि उन्हें पहचानने में वोटरों की सुविधा हो। ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ नाम से, वैसे सब तो पढ़े लिखे नहीं होते ना, अगर उनको फ़ोटो दिया जाता है तो पता चलता है कि ये फ़ोटो जो है इनको मिला है और मुझे इनको ही देना है, इसीलिए फ़ोटो देना ज़रूरी होता है। आगे है राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा पत्रों का जारी करना। सो यहाँ पर बोला तब विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं ताकि वोटर उनकी नीतियों को समझ सके और उचित मूल्यांकन के पश्चात अपना वोट दे सके। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला मतदान मतों की गणना तथा परिणामों की घोषणा। तो तब क्या होता है, जब वोटिंग हो जाता है उसके बाद वोट की गिनती होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें परिणाम, तब निश्चित तिथि, निश्चित स्थान और निश्चित समय पर मतदान होता है और वोटर अपनी इच्छा अनुसार वोट डालते हैं और मतदान के पश्चात मतों की पेटियां एक निश्चित स्थान पर पहुंचा दी जाती है और वोटों की गिनती के पश्चात परिणामों की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, सो इस तरह चुनाव की प्रक्रिया जो चलती है। आगे यहाँ पर जैसे 18 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। सो देखो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है तो उसको पहले देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर देखो तापमान यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, सो तापमान की गिरावट वनस्पति के प्रकार व विकास पर प्रभाव डालती है। जैसे उष्णकटिबंधीय, यानी कि उपोष्णकटिबंधीय तथा अल्प यानी कि अल्पाइन में परिवर्तित कर देती है। तापमान की कमी का प्रभाव हिमालय के ढलनों और 1995 मीटर से अधिक ऊंचाई पहाड़ियों पर ये चीज़ें पड़ता है, यानी पर पड़ता है। ओके, आगे है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी के कारण वृक्ष गर्मियों में तेजी से बढ़ते हैं, मतलब कि अक्षांश, ऊंचाई, मौसम तथा
दिन की कालावधि का सूर्य की रोशनी की विविधता पर प्रभाव पड़ता है। आगे है वर्षा। वर्षा यानी अग्रवादी यानी वर्ती दक्षिण पश्चिम मानसून तथा निर्वर्तमान उत्तर पूर्वी मानसून के फलस्वरूप वर्षा होती है। भारी वर्षा के कारण सघन वनस्पति उगती है। जैसे आपने उष्णकटिबंधीय वन तो सुने होंगे ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और शाम आपका 2 बजे से 4 बजे तक पूरा वर्षा होती है, डेली के डेली होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पर मृदा। दलदली वन, स्वेप तथा रेतीले तटीय वन जैसे क्षेत्रों में होने वाले वनस्पति की किस्में वहाँ की मृदा संबंधित परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर भू आकृति। भू आकृति क्या आंसर हो जाएगा इसका? इनका वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैदानों, पठारों और पर्वतों पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। ये था इसका आंसर। आगे और आखिरी क्वेश्चन है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नेशनल पार्क को चिन्हित करें, यानी नेशनल पार्क को चिन्हित करना। जैसे यहाँ पर दिया सिमलीपाल, मानस और कांजीरंगा, इसको क्या करना है हमें? पार्क को चिन्हित करना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर में देखिए, जो कश्मीर में दाची गांव है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमें इन सारे चीज़ों को नहीं दिखाना है जो हमें यहाँ पर बताया है क्या क्या, शिमला पाल, मानस और कांजीरंगा। सो यहाँ पर देखो ये एक है ख नंबर जो मानस है और ये कांजीरंगा जो ग नंबर है। अब हमें क्या निकालना है? एक क नंबर कहाँ पर है? इस जगह पर है, यहाँ पर उड़ीसा के बगल में। ठीक है, यहाँ पर है। ये है सिमीपाल जो ये है, और दूसरा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईटानगर के करीब इधर है। ठीक है, उसके बाद एक है कांजीरंगा। तो ये 3 चीज़ें आपको मैप में दर्शा देनी थी और यहाँ हमने दर्शा दिया है। ठीक है, पार्क के बारे में। सो गाइस हमने यहाँ पर 19 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। तो आप जिस क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं, जैसे 1 से 7 तक में 5 प्रश्न, उसके बाद 8 से 14 तक में 5 प्रश्न और 15 से 19 तक में 3 प्रश्न का हल करने होंगे जो 5 मार्क्स का होगा। इस तरह के नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, जैसे साइंस हो गया, ये हो गया, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।